हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुनीर मुल्ला आपका स्वागत करता हूं मुस्लिम अधिकार आंदोलन इस चैनल पर। और आज हम जानकारी लेंगे वक्फ के बारे में। और आज के वेबिनार के हमारे मुख्य स्पीकर है सलीम भाई मुल्ला साहब। सलीम भाई मुल्ला ये महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के फाउंडर प्रेसिडेंट है। और सलीम भाई का आज का टॉपिक है वक्फ बचाओ और कौम के तरीके अपनाओ। इस वेबिनार में हम पूरी जानकारी लेंगे वक्फ के बारे में। वक्फ क्या होता है, वक्फ की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, और वक्फ के प्रॉपर्टीज पे जो इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण किया जा रहा है उसे हम कैसे रोकें, और जो अतिक्रमण हुआ है उसे हम कैसे निकालें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे इस वेबिनार के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं सलीमुल्लाह साहब से दरखास्त करता हूं कि वो हमें हमारा तो वक्फ के बारे में जब हम सोचते हैं तो वक्फ क्या है, क्यों बना और किस लिए बना, ये पहले सोचना चाहिए। वक्फ इसलिए बना कि अपने माशरे के जो गरीब, बेवा, यतीम जो लोग रहते हैं इनके लिए वक्फ किया जाता है, क्योंकि उनकी देखभाल के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके आगे आने वाले हर चीज के लिए वक्फ प्रॉपर्टी में से मिलने वाले आमदनी पे खर्चा करना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे होते गए कि वक्फ के बारे में किसी को पूरी तरह से जानकारी नहीं हुई और वक्त में सिर्फ ये पता चल गया कि जी इनाम मिला। कुछ लोगों ने कहा कि हमें इनाम मिला। इनाम क्यों, किसको मिला, ये कभी आपने पूछने की कोशिश नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग जिम्मेदार थे, मुतवली थे, इन्होंने समझा कि ये इनाम हमें उनको पर्सनली मिला। बाकायदा कानून ऐसा है कि इनाम उनको नहीं मिला है। इनाम मिला है उस मस्जिद को, इनाम मिला है उस दरगाह को, इनाम मिला है वो कब्रिस्तान को, इनाम मिला है वो यतीम खाने को, इनाम मिला है वो आसुर खाने को। तो हमें ये पहली बात दिमाग में क्लियर करनी चाहिए कि इनाम जो मिला है उस मस्जिद दरगाह इनको मिला है, और वो इनाम मस्जिद और दरगाह को मिला मतलब आपके कम्युनिटी को मिला, जिस गांव में रहते उस गांव के जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी उस गांव के लोगों के देखभाल भलाई के लिए है। हुआ ये है कि जो मुतवली थे उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉपर्टी है ये, हमें इनाम मिला। लेकिन कानून ये कहता है कि उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सिर्फ एक मैनेजमेंट, मुतवली या देखभाल करने वाले लोग है, ना कि ये मालिक है। और वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, वक्फ का प्रॉपर्टी का मालिक कोई नहीं बन सकता। ये 1995 एक्ट है, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। अब ये सोचने के लिए क्या हो जाता है, सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि पॉजिटिव वक्त की बात जब आती है तो हर इंसान के ख्याल ये आ जाते हैं कि हमें ये कुछ होगा नहीं, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वक्फ बोर्ड, उसके बाद अपना कलेक्टर, इधर से सब बातें जो कागजी तौर पे आपको पूरी नॉलेज ना रहने की वजह से गुमराह किया जाता है। और वो 7/12 के ऊपर बताया कि वो मुतवल्ली का नाम है, ट्रस्टी का नाम है। आपको मैं क्लियर करता हूँ, 7/12 पे 2013 अप्रैल 2016 का जीआर है। जिस वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर मुतवल्ली का नाम है वो नाम हटा या दिया जाए और उसके ऊपर सिर्फ ये आया जाए कि वो ट्रस्ट रहेगा, जो ट्रस्ट उस मस्जिद का हो, दरगाह का हो, यतीम खाने का हो, जो भी ट्रस्ट रहेगा उन्हीं उस ट्रस्ट का नाम रहेगा, ना कि मुतवल्ली का नाम रहेगा। अब ये हमें सोचने के लिए अपने दिमाग में जोर डालना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं। सबसे पहली बात हुआ ये कि हम नहीं कर सकते, ये ज्यादा लोगों के दिमाग में, क्योंकि काफी सारे लोग उस बातों को वक्त के बारे में जानते नहीं। वक्त के बारे में ना अवेयरनेस किसी के पास है, ना वक्त बारे में मुतवली बताते, ना वक्त बारे में वक्त बोर्ड आपको बताता, ना गवर्नमेंट बताती। तो आपको खुद होकर इस वक्त के बारे में पूरी मालूमात लेना है। वो मालूमात लेने के आसान से तरीके है। वक्फ एक्ट 1995 का एक एक्ट जो मंजूर हुआ है, हालांकि देखा जाए तो ये कानून ना अभी बना है, कानून तो बना है ब्रिटिशों के जमाने से। तो ब्रिटिश के जमाने से वक्त के कानून चलते आ रहे हैं। इसको सिर्फ अगर अमेंडमेंट किया है तो 1995 में परमानेंटली आपने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पार्लियामेंट में मंजूर किया है। उस कानून को कैसा फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, ये हमें सोचना है। लोग कुछ भी कहे होगा नहीं, ठीक है, आप कहते सुन के लो, उनको छोड़ दो, लेकिन अपना काम करने का तरीका ये हम आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। उस बात को अपने दिमाग में इतना बिठा दो कि हमें ये करना है। जब हम ये डिसाइड करेंगे अपने आप में या हमें करना है किसी हाल में, जैसा कि मेरठ के अंदर जो दरगाह है, उस दरगाह को आपको यकीन नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी है 27,000 एकड़। आपके सांगली जिले में किसको पता भी नहीं होगा। जावेद मुतवली जो है उस दरगाह के ट्रस्टी, उनके दादा थे, उनको हमने जब रिकॉर्ड दिया कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर वफ की मिरज के अंदर है
तो हमारे मिरज के अंदर हमारे मुसलमान भाई, हमारे कौम के लोग क्यों इतने बेकार फिर रहे? तो इसकी वजह है कि हमें उस चीजों में जाना है, और ये ये जुनून चाहिए, इसका एक जज्बा चाहिए। और मुझे क्या मिलता है ये नहीं कहना चाहिए, हमेशा हमें उसमें ये कहना है कि हमें क्या मिलेगा। जब ये इरादा करोगे तभी आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। ये सोचना है हमें हमेशा कि मैं अकेला नहीं हूं, हम सबको लेके चलना है। हम लफ्ज इस्तेमाल करना है, मैं के बजाय हम लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबी पक्की है। अभी इसमें यह है कि करना क्या है, वक्फ में करना क्या है। जितनी प्रॉपर्टी है उसके अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 1850 से लेके 1890 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनाम कमीशन बनाया था। उस इनाम कमीशन का रिकॉर्ड हर तहसीलदार, हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर उधर नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं तो दिल्ली गवर्नमेंट, इन्हीं के पास वो रिकॉर्ड मौजूद रहता है। उसी के अंदर इनाम जो प्रॉपर्टी है वक्फ की, उसको कहलाता है क्लास 3, उसको मेंशन किया जाता है। 1 इंच ना इंच का रिकॉर्ड उसके अंदर मौजूद है। और उसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है वक्फ के अंदर मदद माश, खिदमत माश, उसके बाद वक्फ औलाद। अभी हमें तो क्या आवाज करना है, नहीं आ हमें रही। काम इस पे करना है कि खिदमत, मदद माश, खिदमत माश, और इस दोनों ही हेलो। वक्त पे हमें काम करना है सभी ने, क्योंकि ये दोनों वक्त जो है, ये दोनों वक्त सिर्फ अपने आम पब्लिक के लिए, आम कौम के लिए है। हेरिटेरी जो रहता, खानदानी रहता, वो अलग वक्त है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है पर्सनल फैमिली वक्त रहता, हमें उसे कोई लेना, लेकिन मदद माश और खिदमत माश इसी बुनियाद पे इस पे काम करना है। और उसका रिकॉर्ड जो है लैंड एलिनेशन रिकॉर्ड के अंदर एक कॉलम है, उस कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि आपका वक्फ कौन सा है, परमानेंट है। जब भी परमानेंट आएगा उसको क्लास 3 रहेगा, वो पब्लिक वक्फ है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ना कि वो किसी मुतवली या ट्रस्टी की है। मुतवली और ट्रस्टी ने कोई कारनामा नहीं किया कि उनको इनाम मिल गया, ये समझ लीजिए। पहले ये कहते ना हमें इनाम मिला, तो इनाम मिलाने के लिए कुछ तो कारनामा करना चाहिए था, इन्होंने कोई कारनामा नहीं किया। इनको एक मैनेजर करके, उस वक्त के काजी लोग जो थे, हमारे समझदार जमात जो थी, उनके तौर पे ये सब चलता था। तो उन लोगों के जो आने वाली पीढ़ी ने, उस काजियों के लोगों ने उस मामले को सही समझा नहीं, इसलिए कजावत खो बैठे। और कजावत खो बैठने के बाद ये हाल होगा कि वो प्रॉपर्टी का उन्होंने मैनेजर के बदले अपना नाम डालकर उसको गलत तरीके से बेचना, इंकरेज करना, ये काम शुरू किया। तो हमें सीधा सीधा काम ये करना है कि जो भी जिस गांव में वक्फ प्रॉपर्टी है, जिस ही गांव में रहेंगी, उस वक्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे रहना है, उसका एक नाम रहता है, जो भी है, दरगाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जो भी रहेगा, उसका एक फॉर्म है। सीधा सीधा तहसील के पास या तलाटी के पास जाके भरना है। उसको बोलना है कि इस हमारे मस्जिद का, गांव का इनाम जमीन का रिकॉर्ड चाहिए। 150 रुपए भर के लेते हो, अगर किधर नहीं मिला, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वो रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी कॉपी दी जाती है। हर गांव के हिसाब से जो भी गांव रहेगा, जैसा कि हम कोंडवा में काम किए, कोंडवा के अंदर कोंडवा गांव का जब हम निकाले तो उसके अंदर पता चल गया कि 46.4 एकड़ ये वक्फ प्रॉपर्टी है। 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया, 1656 में औरंगजेब बादशाह ने वो दे दिया। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ऑन द रिकॉर्ड कंटिन्यू रखा, और अपनी गवर्नमेंट जब बनी आजादी के बाद उसको एज इट इज उस रिकॉर्ड को सैंक्शन दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1656 में जब वो प्रॉपर्टी बनी तो आज तक आ गए तो उसको कोई मिटा नहीं सका। अभी नहीं मिटा सका, लेकिन उसके अंदर लोगों ने गड़बड़ी की है। गड़बड़ी करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आएगा आपकी दरगाह अगर रजिस्टर है, मस्जिद रजिस्टर है, उसका बी कैटेगरी में चैरिटी कमीशन में आपका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी कॉपी लेना है। अगर वो नहीं, उसके पास आपके पास कुछ भी नहीं है, तो लैंड रिकॉर्ड में गांव का नाम डालना है। गांव का नाम डाल के उसके अंदर वो फॉर्म आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में देना है। उसके बाद आपको एक 15 दिन में आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। उसके तहत हमने उस तहसील के पास जाकर उसका रिकॉर्ड उसको दिखाकर अपना रिकॉर्ड बनाकर वक्फ बोर्ड के अंदर उसको रजिस्टर करना है। जिस वक्त कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर एक बार रजिस्टर हो गई तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी कानून आपके पीछे नहीं लगेगा, आपको वक्फ एक्ट लगेगा। और वक्फ एक्ट ये कहता है
वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, एक बार वक्फ हो गया उसको कोई नहीं छेड़ सकता, ना उसको वक्फ की उस कैटेगरी बदल भी नहीं सकता, ना बदलने का कानून है, ना रद्द करने का कानून है। तो इस तरीके से वक्फ के ऊपर अपने अपने इलाके में स्पेशली अभी इसको करने के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले एलईआर रिकॉर्ड निकालना है। अगर 7/12 आज का मौजूद है आपके पास, या सिटी सर्वे नंबर आपके पास मौजूद है, उसका एक कॉपी लेना है। उस कॉपी के तहत उसमें लिखा रहता है कि क्लास 7/12 रहेंगे तो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। वर्ग 3 मायने इनाम प्रॉपर्टी, वर्ग 2 मायने वो भी मदद माश है, लेकिन वर्ग 3 रहेगा तो इनाम प्रॉपर्टी है। और इनाम प्रॉपर्टी जब रहेंगी वो वक्फ के अंदर आ गई। वो वक्फ की प्रॉपर्टी इनाम 3 आने के बाद उसको सीधा वो लेकर हमें वक्फ बोर्ड के अंदर एक फॉर्म भर के अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करना है। अभी वक्फ बोर्ड के अंदर प्रॉपर्टी एक बार रजिस्टर हो गई तो उसके बाद हम अपने गांव में अगर मौजूदा लोग हैं तो उनको चंद अच्छे लोगों लेके उनमें ट्रस्ट बनाना है, और उसको फिर डेवलप कैसा करना है सोचेंगे। अभी होता कैसा है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कैसा करना है, क्या करना है, तो सिंपल से तरीके है कि पुणे के अंदर वक्फ बोर्ड का रीजनल ऑफिसर है अपना वेस्टर्न महाराष्ट्र का, पश्चिम महाराष्ट्र का ऑफिस है। उधर आने के बाद मुझे कभी भी कॉल कीजिए, उसके लिए मैं 24 घंटा देता हूँ। वक्फ का मैं दीवाना हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और आपको सबको दीवाना बनना पड़ेगा। लोग कहेंगे ये पागल है, पागल कहेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको पागल बनना पड़ेगा। अगर पागल बनेंगे तो आपका काम होगा। अवेयरनेस लोगों को हमारे वक्फ के बारे में पता नहीं है। अभी हम इस वक्फ के बारे में जैसा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जो हमने काम शुरू किया उसमें यह है कि कोंडवा के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी थी, कहा जाता था उसको, चैरिटी में रजिस्टर था, वक्फ में रजिस्टर था। मुतवली उसके पहले ही लोगों ने वहां के मुतवली लोगों ने जो थे उन्होंने उसको बेच दिया, पूरी प्रॉपर्टी बेच दिए। प्रॉपर्टी बेचने के बाद हुआ क्या, कैसा करेंगे, तो उसके बाद हमने उसको पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सीएम ऑफिस, कलेक्टर, कुल कायदा विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली, इनको इतने एप्लीकेशन लिखे। आज एक साल भर पहले उसके ऊपर ये ऑर्डर आ गई, 4 ऑर्डर आ गए। सबसे पहले जिन्होंने भी खरीदा उसका खरीदी का कैंसल। आप समझिए इस बात को, जब कुछ करने जाएंगे तो ये चीजें आपको हासिल हो जाएंगी कानूनन। दूसरी बात है, उसके अंदर कोई भी इनलीगली इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट हटाने के लिए ऑर्डर आ गई। एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई का कनेक्शन देने के लिए मना किया गया। और वो प्रॉपर्टी को अभी उसके ऊपर हमने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को क्या करोगे पूछा, इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज। उस स्किल यूनिवर्सिटी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हुकूमत बीजेपी की रहते हुए, मैं आपको एक पक्का बात बताता हूँ कि हुकूमत किसकी भी रहे, जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारा काम सही रहेगा, उनको वो काम करने के लिए उनको परमिशन देना ही देना है। तो इस गवर्नमेंट ने हमें उस यूनिवर्सिटी के लिए परमिशन ग्रांट किए, साथ में 100 एकड़ जमीन और 100 करोड़ रुपए परमानेंट ग्रांट। मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से हुआ। इस तरह का ये प्रोजेक्ट था। तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन जब हुआ तो हमें उस बात की उम्मीद हो गई कि अगर हम अच्छी तरह से काम करेंगे तो ये चीजें हासिल हो जाएंगी, ताकि हमारे हर गांव में वक्फ है, हर गांव, छोटे छोटे गांव में वक्फ है। हमने उस पर ख्याल नहीं दिया। उस पर ख्याल देना बहुत जरूरी है। अगर हम आज ख्याल नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेंगी, और हम हमारे मौत के बाद कब्र में हमें पूछा जाएगा कि आपने 5 फर्ज तो अदा किए, लेकिन छठा फर्ज वक्फ बचाने का फर्ज अदा नहीं किया। वो आपको करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। और इसके लिए लिखना है, क्या करना है, हमें कोई भागदौड़ नहीं करना है, ना अपना गांव छोड़ के जाना है, ना दिल्ली जाना है, ना मुंबई जाना है। पोस्ट ऑफिस इसलिए बना है कि उसका इस्तेमाल करना है। अपना एक एप्लीकेशन, कागज, सीधा कागज लेना है माफ करना, कागज, कागज पे जब हम पहला एलआर के लिए एप्लीकेशन करेंगे, उसके एप्लीकेशन के बाद वो डॉक्यूमेंट्स, चैरिटी कमीशन में अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको कलेक्ट करेंगे। उसको बी कैटेगरी में जितने भी चैरिटी कमीशन में है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। काफी सारे, जैसा अभी कोल्हापुर का मुस्लिम बोर्ड है, आपको मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मुस्लिम बोर्ड वालों ने वक्फ में नहीं किया, उन्होंने चैरिटी में चलाया। कोल्हापुर का मुस्लिम बोर्ड ने बहुत सारा अपने कोल्हापुर, सांगली, सातारा में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैं आपको क्लियर करता। और जो लोग
नुकसान पहुंचे, उनके खिलाफ आवाज करने की अपनी ताकत चाहिए। वो अपना बाप रहे, अपना भाई रहे, अपना चाचा रहे, जब तक ये हम नहीं करेंगे, अगर गुनाह हमारा बेटा करता है और मेरा बेटा या मेरा भाई है करके माफ करना गलत है। कौम का नुकसान करने वाला जो भी रहेगा, जो भी रहेगा, अगर मेरा बाप रहेगा, मेरा भाई रहेगा, तो आपको उसके बारे में आवाज उठाना पड़ेगी, उसको कहने समझाना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से समझाओ, कोशिश करो, सब समझाओ। अगर नहीं समझते तो कानून का सहारा लो। कानून बहुत बढ़िया कानून है। तो जैसा कि कोल्हापुर के अंदर मुस्लिम बोर्ड ने सब तमाशा करके रखेला है, वैसा ही पुणे में भी काफी लोगों ने तमाशा करके रखेला है। तो इसे हमें एक साथ होकर, कागज और कलम, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट का, हमारा कागज और कलम परमानेंट स्ट्रांग रहेगा, तो हर चीज मौजूदा हालात में जबान से ज्यादा कलम और कागज ये आपके मायने रखता है। आप अगर कलेक्टर के पास जाएंगे, ऐसा ही मत जाओ, एप्लीकेशन लिखो, इन्वर्ट करो, आ जाओ, 4 दिन के बाद क्या हुआ उसको पूछ सकते हैं आप, लेकिन मुंह जबानी किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ा के अपने डॉक्यूमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं है। कानून निकालना है, उनको देना ही देना है। तो अगर आखिरी रास्ता अगर आपके पास नहीं आता है तो आरटीआई, आरटीआई का एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर देना ही। अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं देते, तो 30 दिन के अंदर अगर वो नहीं देते तो आपको सेकंड डालना है। अब नहीं देते तो अपील में जाना है। जब हम अपील में जाएंगे तो उनको देना ही देना है। और इसके लिए हमें सब लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस इसलिए करना है क्योंकि हम लोग उस बारे में जानते नहीं है। हम बता दें आपको, हम सिर्फ 5 साल पहले जानते थे, उसके पहले हमें पता नहीं वक्फ क्या रहता है, वक्फ कैसा है। लेकिन जब हमें समझ गया कि वक्फ क्या चीज है, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमें। हम टेम्पररी सॉल्यूशन में बहुत बिजी है। हमारे पास क्या कहते हैं, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। इतने सारे इदारे हमारे रहने के बावजूद फिर हम दोबारा एजुकेशन क्यों चाहिए? क्योंकि एजुकेशन के लिए हमारे पास जमीन चाहिए, जो जमीन हमारे पास है लेकिन हमें पता नहीं है। अस्पताल के लिए हमारे पास जमीन चाहिए, हमारे पास जमीन है लेकिन हमें पता नहीं है। तो ये चीजें जब अल्लाह ताला ने हमें महाराष्ट्र के अंदर ऑन रिकॉर्ड 96,000 एकड़ जमीन है, मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र के अंदर, और अनरजिस्टर्ड 1,25,000 उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। पूरे इंडिया में 9 लाख एकड़, 9 लाख एकड़ जमीन मौजूद। आप सोचो, अगर हमारे पास इतनी मौजूद प्रॉपर्टी रहने के बाद अगर हम इस तरीके से बिखरे हुए, इस तरीके से मजबूर हो गए, इस तरीके से हमारे लोग नाकाम हो रहे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। उस तरीके को उसको डॉक्यूमेंट के तौर पे लोगों के सामने, गवर्नमेंट के सामने जब हम पेश करेंगे तो वो चीज अपने हक की चीज मिलेगी। हमें जो आदत पड़ गई ना, रिजर्वेशन चाहिए, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। भाइयों, मैं आपको कहता हूं, हमें भीख मांगने वाले लोग नहीं है, हम लोगों को देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। आज तक मुसलमान ज़कात देता है, कभी लेता नहीं। फिर हम बाकी की चीजों में, अगर वक्त प्रॉपर्टी हमारे हक की प्रॉपर्टी है, वो लेने में हमें क्या, किस बात की शर्म है? मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि हम लेने वाले में से नहीं है, हम देने वाले में से कौम है। और हमारे कौम में कभी भी कोई चीज की कमी नहीं, सिर्फ हमें उस एक रास्ते पे, सही रास्ते पे पहुंचना है। अभी ये जब हम करेंगे, इसके अंदर ये रहता है कि मामले जब आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट, कोई भी कोर्ट को अथॉरिटी नहीं वर्क प्रॉपर्टी को केस लड़ने के लिए। इसकी एक ही अथॉरिटी है, वक्फ ट्राइब्यूनल। ये समझ लीजिए, अपना जो भी मामला बनता है, जब केस बनती है तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाती है। आप मौजूदा हालात में ये हो रहा है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, मेरा सिविल कोर्ट में केस चल रहा है, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है वक्फ प्रॉपर्टीज का केस लड़ने के लिए और उसके ऊपर डिसीजन देने के लिए। ये पहली बात समझिए। जो लोग गुमराह हो गए, मेरा केस वक्फ इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, कोई बोलता मेरा हाई कोर्ट में, जब तक ट्राइब्यूनल में केस मौजूद है, जाएगा नहीं है। ट्राइब्यूनल जब तक उसका जो भी ऑर्डर देगा, उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि वो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद थर्ड स्टेप है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बीच में के कोई भी कोर्ट अथॉरिटी, जुडिशियरी अथॉरिटी उसको ऑर्डर या डिसीजन नहीं दे सकती। 3 ही अथॉरिटी है, उसमें से सबसे पहली अथॉरिटी है वक्फ ट्राइब्यूनल। जब तक वक्फ ट्राइब्यूनल में हम नहीं जाएंगे, जब तक किसी की बातें सुनो मत कि वह डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है। अब ये रिकॉर्ड्स क्रिएट कैसे करने हैं? सबसे पहले मैंने जो आपको बताया एलईआर, लैंड एलिनेशन रिकॉर्ड, उसके बाद तहसीलदार के पास, कलेक्टर के पास, उसके बाद अपने पास एक वामसी है, वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। आप अगर इस वेबसाइट पे चले जाएंगे www.wmsi.in,
WAMSI.in, तो आपको पता चलेगा। उसके ऊपर एक इंडिया का मैप आएगा। इंडिया का मैप बनेगा, उसके महाराष्ट्र के ऊपर क्लिक करना है। महाराष्ट्र पे क्लिक करने के बाद वो उस पर लिख के आएगा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तहसील और डिस्ट्रिक्ट का उसमें क्लिक कर दो और रिपोर्ट कार्ड पे जाओ, तो आपको आपके तालुके का पूरा रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। उसके ऊपर तालुके का रिपोर्ट कार्ड आने के बाद अपना गांव चुनना है, उसमें जो भी गांव रहेगा उस गांव के अंदर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कितनी प्रॉपर्टी वक्त में रजिस्टर है। आपको ना मालूम नहीं है, लेकिन आप इससे इस तरीके से भी आप वामसी में जाकर आप उस प्रॉपर्टी को मालूमात कर सकते हैं, अपने गांवों का, अपने बाजू का, रिश्तेदारों का। अगर नहीं है तो चैरिटी कमीशन में बी कैटेगरी में अपनी मस्जिद रजिस्टर है, अपनी दरगाह रजिस्टर रहती, अपना कब्रिस्तान रजिस्टर है, सब रजिस्टर है। लेकिन इसको वक्फ में नहीं है तो बी कैटेगरी में चैरिटी कमीशन में रजिस्टर है। तो वह चैरिटी कमीशन में जाकर भी आपकी उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर उसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी का जिक्र रहता है, कितनी प्रॉपर्टी थी उस जमाने में जब रजिस्टर हुआ 1952 में। चैरिटी कमीशन जब बॉम्बे एक्ट के तहत उस वक्त रजिस्टर करते वक्त तो उस प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां सबमिट किए हुए, उसी का रेफरेंस लेके वक्फ बोर्ड में चला गया और उसी का रेफरेंस लेके वामसी बन गया। अब वामसी में अगर आप जाएंगे नहीं है, वक्फ बोर्ड में नहीं है, तो आपको चैरिटी कमीशन में भी नहीं है आपको नहीं, तो LAR, लैंड एलिनेशन रिकॉर्ड, ये चारों जगह जाकर आपको उसको कंटिन्यू फॉलो करना है। और हर डॉक्यूमेंट्स हम क्या करेंगे, आने वाले वक्त में हमारा एक वेबसाइट शुरू हो रहा वक्फ के ऊपर, उसके ऊपर तो पूरे फॉर्मेट्स LAR के लिए फॉर्मेट्स ऑलरेडी हमारे पास हार्ड कॉपी है, लेकिन कैसे है अभी तक वो सब जगह जब भी मीटिंग होती है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अभी आज पहला वक्त है कि हम इस जूम पे आ गए, तो उसके लिए हम वो प्रिपरेशन नहीं कर पाए किस तरीके से हम आपको दे सके। तो जिस तरीके से अभी हमारे पास ये पूरा एल्बम रहता है इस तरीके का, ये पूरा बुक्स हम बनाते इस तरीके का। इसके अंदर पूरे गवर्नमेंट्स के GRs, हाउ टू अप्लाई टू कलेक्टर, हाउ टू अप्लाई टू तहसील, हाउ टू अप्लाई आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, हाउ टू अप्लाई RTI, इस तरीके का पूरा बंच है। ये बंच हम क्या करते हैं कि सब लोगों को प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोगों को वो बंच भरते बाय पोस्ट। आप ये सबसे पहले ख्याल रखिए, बाय पोस्ट, पोस्ट का जितना इस्तेमाल करोगे आपका चेहरा नहीं मालूम पड़ेगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रजिस्टर पोस्ट करना है, आपके पास पोस्ट रहती नहीं जाएगा, नहीं जवाब आएगा, उनका जवाब उनको देना ही जब भी हम रजिस्टर करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर रहने दो, कोई भी, ताकि वो हार्ड कॉपी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ ये जब सेट पैदा हो जाएगा, सेट बनने के बाद हम एक उसको एल्बम बनाते, इन पूरा एल्बम बनाते, किस तरीके से हमारे प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बनेगा, इंडेक्स बनाएंगे, 7/12 उसका निकालेंगे, फेरफार उसका निकालेंगे, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे कि आज के हालात में उसका क्या है, उसके फोटोज निकालेंगे, उसके साथ सैटेलाइट मैपिंग करेंगे, वो हम सब करते, सैटेलाइट मैपिंग करते। और वो बंच बनने के बाद वर्क बोर्ड में PM ऑफिस, महाराष्ट्र मंत्रालय, माइनॉरिटी ऑफिस और माइनॉरिटी कमीशन, इनको जब सबमिट करते, तो सबमिट करने के बाद आपको पूरा क्लियर कट उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद एक लेटर आ जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्लियर कट है। तो उसके बाद अपने हमें क्या करना है, उस पर पोजीशन कैसा लेना है। अभी मसला तो यह है कि पोजीशन, काफी सारे लोगों का पोजीशन ही नहीं है, फैक्ट ये बात है, क्योंकि किसी ने कोई खेती कर रहा, कोई दुकानदार के बैठा है, कोई मेरा है तेरा ये चल रहा, किराया दे रहा है तो कुछ नहीं दे रहा है, ये सब बातें चल रही है। अपने हाथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं के बराबर है, 10% भी प्रॉपर्टी पूरे 96,000 के अंदर नहीं है हमारे पास, सब इनकरेज है, सब जनरली। तो उनको इनकरेजमेंट निकालने के लिए वर्क बोर्ड से 52 अंडर सेक्शन 52 के अंदर एक ऑर्डर आता है, वो कलेक्टर को जाता है, कलेक्टर अपने बाय फोर्स पुलिस के साथ आकर इंक्रोचमेंट हटा देता है, और उसके हटाने के बाद हम उसका ताबा ले सकते हैं। अभी दूसरा ये है कि कुछ चीजें है मुतवली, सबसे हमारी दिक्कत क्या है पता है आपको, मुतवली या ट्रस्टी, जो ट्रस्टी ने कहा है ना कि हम मालिक है, आपने कभी पूछने नहीं गया ना। अब एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप एक मस्जिद आपके एक मोहल्ले में है, मस्जिद जो मोहल्ले में है, आप जाते नमाज पढ़ते, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे लोग चले जाते आते, चलते रहता, सिलसिला तो रुका नहीं है।
वक्त पड़ा चंदा देते हैं, कोई जरूरत पड़ी तो चंदा इकट्ठा करते हैं। लेकिन आपने कभी उस ट्रस्टी को पूछा क्या एक साल भर में कि आप इस चंदे का क्या किया, कैसा हिसाब लिया? कभी नहीं पूछा मेरे हिसाब से। लेकिन आपका वो फर्ज है और आप उसके हकदार है कि आपको पूछना, अपने मोहल्ले के मस्जिद का हिसाब किताब पूछना, ये आपका फर्ज है। आज तक किसी ने पूछा नहीं, इसीलिए ये वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप उसमें भी हिचक मत, हिचकिए मत ना, क्योंकि अगर आपकी मस्जिद है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई इनकम आ रहा, तो इनकम का हिसाब किताब आपने कभी पूछा क्या? पूछना चाहिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं, जवाब नहीं मिलेगा। हमने आज तक पूछा ना, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब पूछने जाएंगे, थोड़ा सा शुरू करो, एक दो लोगों ने पूछना शुरू करो, उनकी गड़बड़ी शुरू मालूम पड़ जाएगी। और वक्त प्रॉपर्टी में गड़बड़ी करने वाले बाहर के लोग नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। सब हम जिम्मेदार है, हमारे भाई जिम्मेदार है, हमारे माँ बाप जिम्मेदार है, हमारा माशरा जिम्मेदार है, हमारे ट्रस्टी जिम्मेदार है, सब हम जिम्मेदार है। उसको सही तरीके से हैंडल नहीं करे। अगर वो हैंडल करना है तो हमें सिर्फ क्या करना है, दो सवाल पूछना है, किस तरीके से हो रहा। अगर उसमें दिक्कत है, उसको मदद करना है, उसको क्या तकलीफ हो रही है उसको हल करेंगे। लेकिन उससे अगर आमदनी है, वो आमदनी हमारे माशरे में गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को अगर नहीं मिल रही, तो उसका भी सवाल हमें करना है। तो अगर मुत्तवली 2 साल का ऑडिट नहीं देता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, सेक्शन 64/8/जी के तहत 2 साल का ऑडिट ना देने के बाद 6 महीने की पनिशमेंट है, एज ए जेल है। मैं आपको बताता हूँ, जो भी ट्रस्टी उसको नहीं देगा। ये अवेयरनेस हम लोगों में क्रिएट कर रहे हैं। ये समझिए, ट्रस्टी यानी कोई भी ट्रस्टी मालिक नहीं बन सकता। मैं आप क्लियर कट कहता हूँ, ट्रस्टी मालिक कभी नहीं बन सकता। और ट्रस्टी अगर 2 साल ऑडिट नहीं देता है, तो हम उसके ऊपर सेक्शन 64/1 के तहत केस फाइल करने वाले हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से हमारी बात हो चुकी है, नवाब मलिक से बात हो चुकी है, सीईओ से बात हो चुकी है। अगर आप नहीं करते, कोई नहीं करता है, तो उनको आप पूछो, समझाओ, देखो भाई ये हाल है हमारा, हमारे ट्रस्टी का ऑडिट ना होने का नतीजा ये हुआ कि फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, जब तुम कुछ नहीं कर सकते। आज की हालत ये, नया लीज रूल आ रहे हैं। मैं आपको क्लियर, अपने प्रॉपर्टी को अपने हाथों में लो, उसको भरे पड़िक रहने दो, लेकिन अपने ताबे में लो और अपना हिसाब किताब मौजूदा वक्फ बोर्ड को दिया करो। जिस दिन ये मौजूदा गवर्नमेंट के लीज रूल बहुत खतरनाक है, अगर आपके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रहेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी पूरी ले लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसके जिम्मेदार हम हैं, उनको नहीं कहेंगे कि आपने क्यों लिया। अगर हम अपनी तैयारी करेंगे तो बेस्ट रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमें वक्फ बोर्ड का वोटर बनना है। मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि कितने लोगों को मालूम है वोटर्स क्या रहता है। वक्फ बोर्ड का जो ट्रस्ट रहता है, वो ट्रस्ट का एक आदमी एक वोटर रहता है। लेकिन मौजूदा हालात में 27,000 ट्रस्ट पूरे महाराष्ट्र में है वक्फ बोर्ड के, उसी में से सिर्फ 129 लोग वोटर है। आप समझिए इस बात को, कितना बड़ा, कहते ना, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं है। 129 लोग, 27,000 ट्रस्ट है, उसमें से वोटिंग होता है सिर्फ 129 लोगों का। तो उसकी जो कंडीशन है क्या है, 129 लोगों ने किया, मतलब आपने सब पूरे कौम को उस 29 लोगों ने अपने हाथ में लिया। मानते हो इस बात को? क्या हम किस दुनिया में रह रहे? इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतना इंटरनेट है, सब कुछ है, हमें पता नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी का जिम्मेदार पूरे महाराष्ट्र का 129 लोग, उसी में से डायरेक्टर चुने जाते, मेंबर बन जाते, तो वो क्या करते? कितना आसान है मैनेज करना इन लोगों को, 129 लोगों को मेंबर बन जाओ, हो गई बात। तो इस बात का भी हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारा वक्फ बोर्ड का रेवेन्यू सालाना 1 लाख रुपए होना चाहिए, जब आप वक्फ के वोटर लिस्ट में आ जाते। और मुझे मौजूदा छोटी 10x10 की भी मस्जिद रहेगी, तो ही उसका लाइट बिल, इमाम, मोहतरम, इसका भी खर्चा हम निकालेंगे तो महीना 10,000 रुपए जाता है। यानी कि हम सालाना कितना हो गए? 1,20,000। तो हम वोटर लिस्ट में आ गए। इसका भी हमें सवाल करना है, क्योंकि जब तक वोटर बनेंगे तब सवाल करेंगे। तो वोटर बनना भी बहुत जरूरी है। आज के मौजूदा हालत में 129 लोगों में हमने हाईकोर्ट में पिटीशन डाला था कि वो 129 लोगों की जो लिस्ट है, ये लिस्ट है। अब उसके ऊपर कोर्ट ने हमें कहा कि आप इलेक्शन पिटीशन डाल दो, इलेक्शन रोक नहीं सकते अभी। तो इलेक्शन हो गए,
वो इलेक्शन पिटीशन हम डालने जा रहे हैं कि 131 लोग महाराष्ट्र के वक्फ की जिम्मेदारी उनके खानों पे तुम नहीं डाल सकते, जबकि 27,000 वक्फ प्रॉपर्टीज है। तो ये चीजें है। दूसरी बात है, आपको ख्यालात चेंज करना पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, हम अपनी सोच को बदलना शुरू करो कि वक्फ पे काम करना है ना, तो वक्फ के काम करते वक्त होगा नहीं, ये दिमाग में कभी लेना ही नहीं। सोचना है कि ये क्या अल्लाह ताला का काम है, तो हमें वो कामयाबी मिलना ही मिलना है। सिर्फ सब्र की जरूरत है। जितना सब्र करोगे उतना अपना काम पक्का हो जाएगा। दुनिया को कुछ बताना नहीं है, क्या हुआ कैसा हुआ। हर एक के मामले में मुश्किलात अलग अलग है। वक्फ के मामले में मुश्किलात का हर एक टाइप अलग अलग है। तो हर एक टाइप से हम अपने आप को, आप लोगों को हमेशा गाइड करेंगे। जब भी गाइड करेंगे, हमारे साथ जो मौजूदा इस वक्फ के बारे में सबसे बड़े लोग शख्स है, मैं आपको बताता हूं। उनका नाम है अकमरुल जब्बार खान, एजे खान। वो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं और वो इस पूरे वक्फ टास्क फोर्स को चलाते। माशाल्लाह उनकी जो नॉलेज है, 5 साल में उन्होंने जो मुझे अपना शागिर्द बनाया, वो उनकी बदौलत है कि मैं आज आपके सामने हूँ। भाई कोई ऐसा बड़ा ये शख्स नहीं हूँ ना मुतवली। मैंने ये सोचा है, हम लोगों ने, हमें मुतवली और ट्रस्टी नहीं बनना है। इस वक्त के बारे में जब काम हम करेंगे तो हम जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बात ये होनी चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और हमें सवाल करना सीखना चाहिए। अगर जब तक हम आज तक किसी को सवाल नहीं किए, हकीकत बताता हूं, हमने किसी को सवाल नहीं किया, बस चल रहा चलते रहेगा। लेकिन सवाल करना चाहिए। तो हमने एक्शन प्लान बनाया इस चीजों के लिए। अभी कैसे वक्त थोड़ा कम है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से एक्शन प्लान बनाए। तो एक्शन प्लान, हाउ टू सेव द वर्क, इसके अंदर अवेयरनेस कैसा क्रिएट करना है, वर्क वॉच ऑन वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, वर्क रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करना है, वर्क रिकॉर्ड कैसे रहना चाहिए, उसके बाद पॉलिटिकल सपोर्ट हमें कैसा लेना है उसमें, वो भी चीजें जरूरी है। माइक नजदीक लो थोड़ा। उसके साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी हमें चाहिए। इस वर्क एक्शन प्लान के अंदर कुछ सारे 8 पॉइंट्स हमने उसको बना दिए। प्रॉपर्टी वर्क एनक्रोचमेंट जो है उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। लैंड अंडर द गवर्नमेंट, अभी मौजूदा हालात में अपनी वर्क प्रॉपर्टी 40% वर्क प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर है। आपको पता नहीं, उसका रेंट हमें लेना है, क्योंकि हम अभी तक पूछा ही नहीं हमने उनको कि जब पूछेंगे तो जवाब देंगे ना। अभी कलकत्ता का गवर्नर हाउस 27 एकड़ में, आपको यकीन नहीं कितना रेंट आता है, सालाना 1,000। कलकत्ता के हार्ट में वो ये गवर्नर हाउस। अब गवर्नमेंट हमें 1 लाख रुपए सालाना रेंट देती है। हमारे छोटी दुकान को अगर बड़े सिटी में बॉम्बे जैसे है, उधर 2-2 लाख रुपए रेंट है, और ये 27 एकड़ के लिए वो देती। तो ये चीजें हमें उसमें गवर्नमेंट रिकॉर्ड से भी हासिल करना है। और कानून और रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन, उसको कैसा इंप्लीमेंट करना है वो देखना है। और आखिर में यह आता है कि लीज, जब प्रॉपर्टी अपनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसको लीज दिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उसके पे क्या प्रोजेक्ट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो ये पूरी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी बात है इसमें मैं बताना भूल गया, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वो भी एक सुप्रिटेंडेंट है। लोगों के दिमाग में ख्यालों में ये डाल दिया है कि वक्फ बोर्ड मालिक है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है। ट्रस्टी उसके जिम्मेदार है। ट्रस्टी क्या, जो अथॉरिटी है, ट्रस्टी जो वहां के मौजूदा वक्फ प्रॉपर्टी के रहेंगे वही उसके डिसीजन मेकर है। तो वक्फ बोर्ड क्या है, सिर्फ इसलिए है कि आप इनलीगली एक्टिविटीज ना करें, आप उसको बेचना है, इसलिए वक्फ बोर्ड को आपको सुप्रिटेंडेंट करता है। और वक्फ बोर्ड सुप्रीम करने के लिए है, ना कि वो मालिक बनने के लिए। अगर आप गलत तरीके से उसको कोई मिसमैनेजमेंट करते हो, वो सेल करना चाहते हो, तो वक्फ बोर्ड आपके बीच में आ जाता है, आपको करने से रोकता है। ये सबको बता दो कि वक्फ बोर्ड एज ए सुप्रिटेंडेंट, नॉट अ ओनर, नॉट अ डिसीजन मेकर ऑल्सो। मैं आपको बात क्लियर करता हूँ, डिसीजन मेकर इज ए ट्रस्टी। आप लोग ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी को क्या कैसा डेवलप करना है। काफी सारे लोगों के दिमाग में पर्पसली डाल चुके हैं कि वक्फ बोर्ड मालिक है, वो इसलिए रजिस्टर नहीं करना है, वक्फ बोर्ड मालिक हो जाएगा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारा सर गलत है। मैं आपको क्लियर करता हूँ ये बात। जानबूझ के लोगों के दिमागों में ख्यालों में ये डाल के रखा हुआ है ताकि आप उस पर काम ना करें। आप नहीं काम, आम आदमी और हर मुसलमान, प्रैक्टिकली मुसलमान जो रहेगा इंडिया का, वो कोई भी प्रॉपर्टी में, वक्फ के प्रॉपर्टी में दखल अंदाजी करने का उसको कानूनन हक है।
मैं आपको क्लियर करता हूँ बात को। ये मत कहिए कि हम ट्रस्टी नहीं है, हम रिश्तेदार नहीं है, हम दूर के बाहर से रहने वाले नहीं, लेकिन कानून ने आपको हक दिया हुआ है। हर मुसलमान, कोई भी एक मुसलमान, कोई भी प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में भी तुम उसके बारे में पूछ सकते हो, और उसके बारे में सीधे तरीके से वो इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको मजबूर कर सकते हो कानूनन। तो ये सारी काफी बातें हैं। अभी इस पे डेवलप क्या करना है, तो डेवलप कैसा करना है, क्या करना है, ये चंद बातें हैं जो है हम आगे आके करना, क्योंकि हमारे पास पहले प्रॉपर्टी चाहिए, हमारे विजन बनने चाहिए। क्या क्या विजन है हमारे, मैं हम आपको बता दूं कि हमारे विजन क्या होने चाहिए। यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे पास स्किल, हमारा डीएनए जो कहता है ना, हमारा डीएनए में स्किल इतना मौजूद है, ये तारीख गवाह है इस चीजों की, कि जो जो कुछ बना है, बनते गया, बन चुका है, इसी में हमारे कौम का कितना बड़ा हाथ है। तो हमारे पास वो स्किल डीएनए अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, हमारे अस्पताल बनने चाहिए खुद के, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे। उसके बाद एजुकेशन सेंटर्स, स्कूल्स, कॉलेज, हमारे बेवाओं के लिए वर्क बोर्ड से आपको बताता हूँ, उनको पेंशन आनी चाहिए, कानून है। कभी आपने इंक्वायरी की उसकी, वर्क बोर्ड से क्यों नहीं आई? क्योंकि वर्क बोर्ड में हमने कभी देखा ही नहीं। वर्क बोर्ड से बेवाओं को खर्चे के लिए पैसा आ जाता है, पेंशन आ जाती है। वर्क बोर्ड के अंदर सबसे पहली बात और एक बता देता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हम जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते, हेलो, हम जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाते हैं वो इंडियन एक्ट के तहत जब बनाते, लेकिन वर्क बोर्ड के अंदर अगर हम मैरिज सर्टिफिकेट बनाएंगे तो इस्लामिक रूल से शरीयतन मैरिज सर्टिफिकेट बनता। आपको मैं क्लियर करता हूँ कि वर्क के तहत हमें क्या क्या कर सकते हैं। वर्क के तहत बेवाओं को हम पेंशन दे सकते हैं। वर्क के तहत मैरिज सर्टिफिकेट बनने के बाद ये बेनिफिट उसका ये है कि कभी कुछ ना हो, लेकिन हो जाते हादसे फैमिली में, तो शरीयतन हल हो जाएंगे, ना कि आपको इंडियन एक्ट से हल करना पड़ेगा। ये बहुत अहम चीजें है, ये जो जब लोगों को पता नहीं है, और ये पहुंचनी चाहिए। तो इस तरीके से हम वफ के अंदर जब भी काम करना शुरू किए, आपने छोटा सा काम करना है, पहले सबसे पहले रिकॉर्ड क्रिएट करो। जब रिकॉर्ड क्लियर होने के बाद हमें कभी भी हमारे नंबर्स इनके मुनीर साहब पास है, और आप भी, मैं नंबर बता देता हूँ, आप नंबर लिख लीजिए, 2 नंबर, 9423016100। एक AJ खान, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, रिटायर्ड। दूसरा नंबर है मेरा 7709007171, सलीमुल्ला। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 7709007171। तो इस तरीके से हम अपना बुनियादी काम पहले शुरू कर देंगे, और जब भी आपको वक्त जरूरत पड़ी, जब भी, मैं आपको एक वादा करता हूँ इस चीज का, कि मैंने अपनी बची कुछ जिंदगी है ना इस वक्त भी अंदर लगा दी है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर मुझे जब मालूम होगा कि ये चीजें हमें पता है, तो मेरा काम है आप तक पहुंचाना। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मैं बहुत बड़ा गुनहगार रहूंगा इस बारे में। तो इसमें से अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि हर गांव में अपने जितने मुस्लिम भाई है उनको इस बारे में अवेयर करेंगे। अगर हम अवेयर करेंगे, हमें पता है कुछ लोग क्या कहेंगे कि बाबा इसमें क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, अरे हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी को मिलेगा, हमारे आने वाले बच्चों को मिलेगा। हमें आज के प्रेजेंट में हम इसमें से कुछ नहीं कर ले सकते, लेकिन आने वाले वक्त में हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो लोग है, हमारे जो बच्चे है, उस रास्ते पे चलेंगे, ताकि हम सिक्योर हो जाएंगे। जब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आएंगी, मैं आपको और एक बात बोलना बताना भूल गया, कि हम क्या कर रहे, हर लीडर के पास जा रहे, हर लीडर के पास जा रहे, क्यों जा रहे? हमारे पास प्रॉपर्टी थी, हमने बेच दी, उन्होंने खरीद लिए, और वो मालिक बन गए। हमने क्या किया, हमने अपनी दे दी, अब फिर उनके पास जा रहे। जिस वक्त आपके पास ये प्रॉपर्टी आएंगे ना, वो आपके पास खुद होके चल के आएंगे, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। जिसके पास दौलत प्रॉपर्टी, उसको ही इज्जत मिलेगी अभी, आज तक, आजकल। हमने अपनी प्रॉपर्टी बेचना शुरू किए, उस वक्त से हमारे पीछे हट शुरू हो गई। आज हर गांव में कितनी प्रॉपर्टी थी, हाँ, हम भाई मुसलमान भाई हमारे जो थी ना, हमारे लोगों ने क्या किया, बेचना शुरू किया। अरे भाई, बेचना, बाप दादा की भी प्रॉपर्टी बेचना शुरू किए, तरक्की हमारी रुक गई।
आपने 1 गुंठा भी अपना बेचना शुरू किया, अपनी तरक्की रुक गई। कितनी भी तकलीफ आ जाओ, अपनी बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं बेचना भाई, कुछ भी हो जाए, उसको जतन करो, उसको और मिलाओ। अगर किसी को बहुत बड़ी मुसीबत में है तो उसको सब मिलके उसको उभारे, और यही हमारा काम है। वक्फ का काम यही है। कोई तकलीफ में है तो तकलीफ उसकी दूर करने के लिए हम एक साथी साथ में आ जाए, और वो तकलीफ हल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें वो प्रॉपर्टी दी है। तो इस तरीके से हम इस पे काम करेंगे।